नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो एग्रो टूरिज़्म या कृषि पर्यटन पर रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अभी बिजनेस लाइन में एक न्यूज़ आई थी, उसी पर आधारित हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों अभी हाल ही में कल और परसों में क्या हुआ है कि जो यूपीएससी के जो मेंस के आंसर मेंस एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे उसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया था। उस एनर्जी सिक्योरिटी के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं। वो ऊर्जा सुरक्षा का संपूर्ण निचोड़ करके एक मैंने लेक्चर बना रखा है, उसको आप लोग देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम लोग करंट के टॉपिक को पढ़ के और यूपीएससी के जो आंसर्स होते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का भी जो टॉपिक है अपना वो एग्रो टूरिज़्म पे है, और ये भी जो यूपीएससी में प्रीवियस में कई क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको टैकल करने में बहुत ही अच्छे से अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ये फ्रेंड्स, जो बिजनेस लाइन की न्यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि मेकिंग एग्री टूरिज़्म इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, कि कैसे हम एग्री टूरिज़्म को एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। और इस सस्टेनेबल बिजनेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो अपना रूरल इकॉनमी है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी पर आधारित पूरा टॉपिक है। और ये उसकी कुछ इमेज दी गई थी, साथ ही साथ में ये फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं आज, कि कैसे हम देखें कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड है या क्या प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम केवल इतनी बात पे ध्यान दें कि जैसे इसमें बताया गया है कि भारत में कृषि भूमि धारणों के पतोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है। तो अगर हम केवल इतना ही देखें कि किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, अगर हमें इसका वे फॉरवर्ड लिखना हो कि कृषि को हम लाभकारी कैसे बनाएं, तो कृषि को लाभकारी बनाने के लिए हम अपना एक पॉइंट डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि एग्रो टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हम अपने कृषि को क्या कर सकते हैं, लाभकारी पेशे में बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि जो करंट के न्यूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम्स में आए, लेकिन उनके एक एक जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो दोस्तों करना क्या है हमें कि हमको एक एक एग्जाम्पल चूज़ करने हैं अपने टॉपिक्स से, अपने एडिटोरियल से, ताकि हम अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषितर रोजगार और आय का प्रबंधन करने में पशुधन की बड़ी संभाव्यता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम पशुधन की जगह पे एग्रो टूरिज़्म को डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसका जो इस तरह के भविष्य के सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि पशुधन की जगह पे अगर वो केवल इतना ही टॉपिक दे दे कि एग्रो टूरिज़्म या कृषि पर्यटन की संभाव्यता कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके प्रोन्नति के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए जा सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है भविष्य में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हम लोग करंट पढ़ते हैं, अगर करंट को पढ़ने के साथ साथ में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर करें, साथ ही साथ में अगर हम उसको एक इस तरह से तैयार करें कि उसको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में तैयार कर लें जो अपना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में जो उसकी रिटेंशन पावर हो ज़्यादा हो जाएगी, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रह सकता है। ठीक दोस्तों, तो फिर आज हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है। मैंने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि कृषि पर्यटन के संभावनाओं की जांच करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को बताएं। किसी मॉडल का उल्लेख करते हुए उन उपायों को बताइए या बताएं जिसे कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि सबसे पहले भारत में कृषि पर्यटन की संभावनाओं को जांचना है हमें कि भैया क्या कृषि पर्यटन की कोई संभावना है हमारे देश में या नहीं है। फिर बताना है कि जो एग्रो टूरिज़्म है या कृषि पर्यटन है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। फिर है कि हमें किसी मॉडल का उल्लेख करते हुए उन उपायों को सुझाना है जिससे हम एग्रो टूरिज़्म या कृषि पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या है कि कृषि पर्यटन पर हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया है कि अगर एग्रो टूरिज़्म से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम अगर यही एक क्वेश्चन पढ़ लें
या इसी आंसर पर डिस्कशन अच्छे से कर लें तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी इसके साथ साथ में मैं आपको कैसे कोई टॉपिक है उसको किसी टॉपिक को हम किसी दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक कर सकते हैं हम आपको आज ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए कि हाँ कहीं एक ऐसा चैनल भी है जो प्रतिदिन जो हमारे द हिंदू या बिजनेस लाइन या इंडियन एक्सप्रेस में जो टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करके और आंसर को डिस्कस किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर में मैंने क्या लिखा है, एक जो इंस्टीट्यूशन है रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन उसके साथ में शुरुआत करते हैं कि UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कृषि पर्यटन में स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास की असीम संभावनाएं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UNWTO कह रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है। सामाजिक परिवर्तन का कारण का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स अगर एग्रो टूरिज्म रूरल जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या रूरल जो लाइवलीहुड है अगर उसको परिवर्तित करता है तो वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, उनके पैसे बदल जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो सकता है, एक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वही बता रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है क्योंकि यह अन्य आर्थिक क्रियाकलापों का पूरक है तथा GDP वृद्धि तथा रोजगार सृजन में सहायक है। तो फ्रेंड्स ये UNWTO का स्टेटमेंट है कि कैसे उसने क्या बताया कि हाँ जो एग्रो टूरिज्म है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, ये सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है क्योंकि ये बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री का नाम ले लें, जैसे वुडन इंडस्ट्री है, तो वुडन इंडस्ट्री में अगर हम क्या करें, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करें, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, वो भी एक हम एग्रो टूरिज्म का पार्ट बना सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भाग भी है, तो उसका एक पूरक भी बन सकता है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि एग्रो टूरिज्म जो होता है वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसका एक कॉम्प्लीमेंटरिटी का काम करता है या उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक है। साथ ही साथ ही GDP वृद्धि में और रोजगार सृजन में सहायक भी होता है। फिर फ्रेंड्स देखते हैं कि इसकी संभावनाओं से संबंधित और कौन कौन से फैक्ट्स हैं अपने पास। तो भारत में कृषि पर्यटन प्रतिवर्ष 20% की दर से अच्छी वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे सामने ये संभावनाएं हैं कि अगर हम एग्रो टूरिज्म में इन्वेस्ट करें या एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दें तो इसमें एक अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है, रोजगार सृजन किया जा सकता है, लोगों की आय में वृद्धि की जा सकती है। ठीक उसी हिसाब से तो 2019 में कृषि पर्यटन का बाजार मूल्य जहां 42.46 बिलियन डॉलर था, वहीं 2027 में इसके 62.98 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, एक तो इसके ग्रोथ के बारे में बता दिया, दूसरा क्या किया मैंने इसके बाजार मूल्य के डेटा को पॉइंट आउट करते हुए ये बताया कि हाँ इसकी संभावना ऐसे ऐसे है, 20% की ग्रोथ है। फिर 2019 में जहां इसका टोटल जो मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, 42.46 बिलियन डॉलर, वहीं 2027 में ऐसी संभावना है कि ये 62.98 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। ये फ्रेंड्स मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, ये आज के जो एडिटोरियल में जो बिजनेस चैनल में न्यूज़ आई थी उसी के हिसाब से मैंने इसको फ्रेम किया। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास डाटा होते हैं लेकिन उस डाटा को कैसे यूज किया जाता है ये हमें नहीं पता होता है। तो डेली आंसर राइटिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है फ्रेंड्स कि हम उस डाटा को कैसे यूज करें ये हमें सिखा देता है डेली आंसर राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर्यटन का महत्व। अब देखिए मैंने क्या बताया, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसी हिसाब से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को आंसर को फ्रेम कर दिया है। अब इसका महत्व क्या क्या है, जैसे कृषि को लाभकारी पेशे में बदलने में सहायक है, ये बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर सकता है जो एग्रो टूरिज्म है। कैसे कैसे, वो एक गाइड प्रदान कर सकता है, एक ट्रेनर के रूप में, एक ग्रामीण भोजनालय, ये भी एक प्रकार का सर्विस है, या जैसे हम बोलते हैं रूरल रेस्टोरेंट, ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट को बनाया जा सकता है। तो गाइड कैसे फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल हम लोग बहुत जगह पे टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पे गाइड होते हैं, हमको लेके जाके चीज़ों को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे गांव के जो रोजगार हैं उसको सृजन करने के लिए एक एग्रो टूरिस्ट या एग्रो टूरिज्म गाइड की संकल्पना की जा सकती है। एक ट्रेनर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बाहर से लोग आते हैं और वो कृषि से संबंधित किसी क्रियाकलाप को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है। या ग्रामीण भोजनालय,
इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए हम एक रूरल रेस्टोरेंट बनाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देने के लिए लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं या सर्विसेज जो है वो एग्रो टूरिज्म के द्वारा क्रिएट की जा सकती हैं। रोजगार तो देगा ही देगा, वो महिला के लिए और युवाओं के लिए, और इसमें महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने लिखा रूरल जो या फिर एग्रो टूरिज्म किस तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैंने क्या बताया कि निम्न लागत, कम जोखिम और अधिक लाभ। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा एग्रो टूरिज्म है, इसमें किसी विशेष प्रकार की लागत की आवश्यकता नहीं है। केवल हम अपने फार्मिंग को अच्छी तरीके से करते हैं, लोगों तक उसके रीच को बढ़ाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आके देखें। तो इसमें किसी विशेष प्रकार की लागत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाभ इसमें जो है वो अच्छा खासा है। फिर मैंने लिखा है कि जो एग्रो टूरिज्म है इसके गुणक प्रभाव भी होते हैं फ्रेंड्स, या मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने क्या बताया कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में है वो एग्रो टूरिज्म का मल्टीप्लायर इफेक्ट है। वो कैसे है? तो जैसे अगर हम एग्रो टूरिज्म को बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ में क्या होता है कि हमारी कृषि पद्धतियों में भी सुधार आता है। क्योंकि अगर हमें अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसमें हम सुधार करेंगे, हमारे ग्रामीण की जो अवसंरचना है उसमें वृद्धि करेंगे, भाई अपनी रोडों को अच्छी करेंगे, अपने लाइट्स और सड़कें ये सब क्या होंगी, अच्छी हो जाएंगे। हरित कृषि को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम अपने ग्रीन एग्रीकल्चर की तरफ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिक्किम का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे सिक्किम पहला जैविक राज्य है, तो क्या करेंगे, अब सिक्किम कहे कि लोगों के बीच में एक ऐसी एडवर्टीजमेंट करे या प्रमोशन करे अपना कि हाँ अगर हमारे यहाँ पे लोग आते हैं तो मैं उनको जैविक कृषि के बारे में, कैसे जैविक कृषि की जाती है इसको सिखाएंगे, या फिर एक तरह का टूरिज्म क्रिएट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ में राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ स्टेट जीडीपी में भी वृद्धि होगी और इस तरह से नेशनल जीडीपी में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है उसमें मैंने क्या किया है कि एग्रो टूरिज्म का इम्पोर्टेंस बता दिया है कि हाँ कृषि को लाभकारी पेशा बनाने में इम्पोर्टेंस है, सेवाएं क्रिएट करने में इम्पोर्टेंस है, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका इम्पोर्टेंस है, और इसकी एक तो लो कास्ट इनपुट है और इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, और इसके जो हमारे इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हैं। उसके लिए मैंने 3-4 पॉइंट्स बता दिए हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अब देखते हैं कि यदि कृषि पर्यटन के मॉडल की बात की जाए तो महाराष्ट्र का मॉडल अपनाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र का मॉडल जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि किसी एक मॉडल को बताते हुए, तो मैंने क्या किया, महाराष्ट्र का मॉडल ले लिया है फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र के मॉडल में क्या किया कि भारत का ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने कृषि पर्यटन नीति पर अपना मसौदा तैयार किया है। तो हम क्या करेंगे, हम महाराष्ट्र का ही मॉडल ले लेंगे। तो उसमें क्या किया गया है कि कृषि पर्यटन फार्म के लिए उन्होंने क्या किया है कि ऋण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया है, और जो टैक्स में जो छूट होती है वो कम कर दिया, मतलब जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या है, दोहरा जो लाभ दिया जा रहा है जो कृषि पर्यटक फार्मर्स हैं उनको, एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है, और टैक्स कम कर दिया जा रहा है उनका। साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि मॉडल के रूप में कि 2018 से लेकर 20 में 18 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है, और इससे क्या हुआ 55.79 करोड़ का लाभ हुआ है, तथा 1 लाख से ज़्यादा रोजगार मिले हैं जो महिलाओं और युवाओं को मिला है। तो इस तरह से क्या है कि हमने एक कृषि का पर्यटन का मॉडल दे दिया है कि हाँ महाराष्ट्र में इस तरह का मॉडल अपनाया गया, ये कृषि पर्यटन में ऐसा इन्वेस्ट किया गया, ऐसे नीति या नियम बनाए गए, तो जिसका फ़ायदा इस तरह से हुआ है। तो अगर हम क्या करें कि इस तरह के जो मॉडल्स हैं इसको अगर हम अदर स्टेट में अप्लाई करें फ्रेंड्स, तो क्या हो सकता है, उन स्टेट को भी फ़ायदा हो सकता है, उस स्टेट की स्टेट जीडीपी में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ जो इस समय बेरोजगारी की जो समस्या है उससे भी निजात पाया जा सकता है, महिलाओं को ज़्यादा सशक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के अन्य उपाय भी हैं जो मैंने बताए हैं। उसमें क्या क्या मैंने बताया है फ्रेंड्स कि और कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जो हमारे यहाँ कृषि पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया है कि राज्यों द्वारा पर्यटन समिति का निर्माण करना, चूँकि फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट का
स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ बनेंगी, जितने भी नियम बनेंगे, वो राज्य ही बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या मैंने पहला पॉइंट यही दिया है कि एक समिति बनाए, जो समिति ये देखे कि हाँ कहाँ हमारे स्टेट के किस क्षेत्र में कैसी संभावनाएं हैं या किस तरह के एग्रो टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। कहीं पे मान लीजिए कुछ जो एग्रो कल्चरल रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उसकी बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, तो वहाँ पे उस तरह का प्रमोशन किया जाए। तो इस तरह के एक समिति बनाएं जो देखे कि कहाँ कहाँ पे जो रूरल टूरिज्म है उसका किस जगह पे, किस क्षेत्र पे कैसी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ग्राम पंचायत का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ग्राम पंचायत, चूँकि फ्रेंड्स लोकल लेवल पे अगर हम रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमको जो हमारा लोकल गवर्नेंस है उसको बहुत ही बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा, क्योंकि वो एक तरह का समन्वय का काम कर सकता है। कैसे? वो सरकार से या फिर जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे मदद ले सकता है, उनको समन्वय कर सकता है, किसानों को एक जगह पर इकट्ठा कर सकता है और साथ ही साथ में एग्रो टूरिज्म का एक मॉडल क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ वो मदद भी दे सकता है, जैसे क्रेडिट हो गया या फिर जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हैं या ब्लॉक लेवल पे अगर कोई उनको सपोर्ट चाहिए तो क्या कर सकती है, ग्राम पंचायत उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकती है। ठीक दोस्तों, तो लोकल जो गवर्नेंस है उसका रूरल टूरिज्म के प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या लोकल गवर्नेंस रूरल टूरिज्म के प्रमोशन में सहायक साबित हो सकती है। तो इस तरह से एक एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने लिखा है सहकारी समितियाँ FPO के द्वारा। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो सहकारी समितियाँ होती हैं वो क्या है कि जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसके बड़े बड़े किसान या छोटे छोटे किसान मिलकर एक समिति बनाते हैं और एक बड़े लैंड फार्म पे, जो छोटे छोटे लैंड फार्म हैं सबको मिला के एक बड़े लैंड फार्म पे किसान करते हैं, उससे रिलेटेड एक समितियाँ बनाते हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो इस तरह से क्या है, मान लीजिए एक FPO है, एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है कि एग्रो टूरिज्म का एक कोई मॉडल बनाया है और उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उसमें होंगे तो वो बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं और इस तरह से उनके यहाँ जो टूरिस्ट होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। और फिर मैंने लिखा कि कृषि पर्यटन फार्म प्लस स्थानीय उत्सव। फ्रेंड्स जैसे साउथ इंडिया में पोंगल का उत्सव मनाया जाता है या फिर बहुत सारे ऐसे स्थानीय उत्सव हैं या फिर जैसे लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि जो लोकल टूरिस्ट फार्म्स हैं या एग्री टूरिस्ट फार्म्स हैं उसका और जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं इनको कंबाइन करके एक विशेष आयोजन किया जा सकता है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके और इस तरह से हमारी जो एग्रो टूरिज़्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक दोस्तों, फिर है कि एग्रो टूरिज़्म पर डिग्रियां या डिप्लोमा भी दी जा सकती हैं। इस तरह से लोगों को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है और ज़्यादा एग्रो टूरिज़्म की तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स दोस्तों है मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत आज के ज़माने में देखिए फ्रेंड्स है क्या कि वर्तमान में सब कुछ हम क्या करते हैं, हमको हर चीज़ हर इन्फॉर्मेशन डिजिटल ही मिल जाती है। तो अगर हम एग्रो टूरिज़्म के प्रमोशन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें तो क्या हो सकता है कि डिजिटल टूरिज़्म को एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसमें अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि तमिलनाडु एग्रो टूरिज़्म डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे करके है, तो उसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो वो क्या करता है कि जो एग्रो टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके प्रमोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैंने लिखा है कि एग्रो टूरिज़्म के लिए एक प्रशिक्षण जो है वो भी क्या हो सकता है कि एग्रो टूरिज़्म को या कृषि पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। जैसे जो टूरिज़्म स्पेशलिस्ट हों कि कैसे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनसे ट्रेनिंग दिया जाए, उन किसानों को जिन्होंने अपने फार्म्स इस तरह से बना रखे हैं जो किसान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो टूरिज़्म के लिए अट्रैक्ट करें। साथ ही साथ एग्रो साइंटिस्ट जो किसान हैं और जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कृषि वैज्ञानिक हैं
उनका एक वो किया जाए, समन्वय किया जाए, या फिर उनकी एक प्रयोगशाला या वर्कशॉप क्रिएट की जाए समय समय पर, ताकि कैसे कैसे हम अपने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं और उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। फिर मैंने तीसरा लिखा है फ्रेंड्स कि मॉडल पर्सन या स्टेट, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रशिक्षण या फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं कि कैसे मॉडल स्टेट ने या फिर मॉडल पर्सन ने इस तरह से काम किया है एग्रो टूरिज़्म में, और उस तरह से हम ट्रेनिंग लेके और अपने एग्रो टूरिज़्म को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये कुछ ऐसे स्टेप्स बताए हैं जिससे हम एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ फिर मैंने इसका फ्रेंड्स कंक्लूजन कुछ इस तरह से लिखा है कि अतः भारत सरकार के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने तथा महिला सशक्तिकरण और SDG लक्ष्यों की प्राप्ति में कृषि पर्यटन मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से लिखा है कि हमारे भारत सरकार का जो विजन है, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट और जो हमारा SDG जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा दें तो क्या किया, हम निश्चित ही इसको पा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या किया कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को हर उसके जो उसकी डिमांड थी उस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड, पहले हमने उसकी संभावनाओं को देखा, फिर एक मॉडल बताया, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, फिर मॉडल और फिर उसके उपायों, सारे पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स टाइम आ रहा है कि हम और भी कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं एग्रो टूरिज़्म को। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पहले एग्रो टूरिज़्म के बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स है क्या कि एग्रो टूरिज़्म का सबसे पहले प्रयोग इटली में हुआ था 1985 में, और उसने कानून भी बना लिया था। तो उसके बाद में स्पेन ने, USA ने, इन लोगों ने भी कानून बना लिया। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है और कृषि प्रधान देश है, फिर भी आज तक भारत में एग्रो टूरिज़्म से रिलेटेड कोई नीति नहीं बनाई गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या है कि भारत में एक तरह से नीति गतिहीनता का एग्जाम्पल देखा जा सकता है कि भारत कृषि संपन्न देश होने के बावजूद भी आज तक भारत में कृषि या एग्रो टूरिज़्म से रिलेटेड कोई नीति नहीं बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही अब हम ये मैंने कॉर्नर पे एक चीज़ लिख रखा है, इसको भी देखिए फ्रेंड्स कि एग्रो टूरिज़्म कैसे महिला सशक्तिकरण में लाभकारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको मोबाइल अपना थोड़ा स्लाइड करके देख लीजिएगा कि कैसे महिला सशक्तिकरण में ये सहायक हो सकता है। तो पहले रोजगार दे सकता है, क्यों? क्योंकि जो 85% ग्रामीण महिलाएं हैं वो कृषि से संबंधित हैं, कृषि में संलग्न हैं। तो अगर 85% ग्रामीण महिलाएं कृषि में संलग्न हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे या फिर एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे तो जो 85% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, सशक्त बनाया जा सकता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं के आय का एक अच्छा खासा स्रोत भी हो सकता है। जो महिलाएं हैं वो उनको जो प्रवास की समस्या से जूझना पड़ता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसा रोजगार मिल जाएगा या फिर एग्रो टूरिज़्म के प्रमोशन से उनको इस तरह के आय की सुनिश्चितता हो जाएगी तो बाहर क्यों जाएंगी, उनको अपने गांव में ही रह के ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमा सकती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, चूँकि महिलाएं जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल मानी जा सकती हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं में या रचनात्मकता या कलात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो क्या कर सकती हैं कि अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी एग्रो टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकती हैं और अपने आय का एक साधन एग्रो टूरिज़्म को बना सकती हैं। फिर फ्रेंड्स मैंने लिखा है हॉस्पिटैलिटी, मतलब सेवाएं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे एयर हॉस्टेसेस हो गई या बड़े बड़े होटलों में क्या होता है, ज़्यादातर महिलाओं को ही प्रेफर किया जाता है कि वो हॉस्पिटैलिटीज़ में अपनी सेवाएँ प्रदान करें। तो इस तरह से एग्रो टूरिज़्म में भी क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटैलिटीज़ में यूज किया जा सकता है कि वो अपनी सेवाएं दें और एग्रो टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है एग्रो टूरिज़्म के द्वारा, और एक तरह से सफल उद्योग एग्रो टूरिज़्म को बनाने में महिलाओं की भूमिका जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जैसे हम लोग देखें, अगर जो हमारे यहाँ श्वेत क्रांति हुई है या वाइट रेवोल्यूशन था,
उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी, क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे डेयरी सेक्टर में जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जो एग्रो टूरिज़्म है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि रूरल जो इकॉनमी है या फिर जो ग्रामीण महिलाएं उनका ज़्यादातर जो संलग्नता है वो किस में है, कृषि में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रूरल या फिर एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे तो उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो श्वेत क्रांति जिस तरह से सफल रही है उसी तरह से हमारा एग्रो टूरिज़्म भी सफल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने क्या बताया कि महिला सशक्ति में एग्रो टूरिज़्म कैसे अपनी महत्व को स्पष्ट कर सकता है, कैसा उसका रोल है महिला सशक्तिकरण में। फिर ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं कि एग्रो टूरिज़्म और कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है। तो ये फिर मैंने एक एग्रो टूरिज़्म का समझ लीजिए शार्ट आंसर बना दिया है कि रोजगार एग्रो टूरिज़्म क्रिएट कर सकता है, राजस्व या फिर रेवेन्यू जनरेशन में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उद्धार में या उसके प्रमोशन में, ग्रामीण अवसंरचना या अवसंरचना के विकास में, कृषि आय के वृद्धि में, स्मार्ट गांव के प्रमोशन या स्मार्ट गांव बनाने में एग्रो टूरिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है। जो APJ अब्दुल कलाम जी की पूरा की संकल्पना थी उसमें एग्रो टूरिज़्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर रूरल फोक एंड आर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है और इस तरह से जो रूरल इकॉनमी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण भी लोगों को सिखाया जा सकता है और ग्रामीण अनुभव भी लोगों को कराया जा सकता है एग्रो टूरिज़्म के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया है कि एग्रो टूरिज़्म पर एक शॉर्ट नोट बना के आपको दे दिया है। और फ्रेंड्स जैसे कि हम लोगों ने महाराष्ट्र मॉडल पर डिस्कशन किया था, इसी तरीके से एक कर्नाटक मॉडल भी है जो एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट करता है। तो उसमें देखते हैं फ्रेंड्स, जो कर्नाटक मॉडल है वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो टूरिज़्म के बारे में जागरूकता फैलाता है लोगों के बीच में और कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण पर काम करता है। साथ ही साथ जो एग्रो टूरिज़्म प्रोजेक्ट होते हैं या फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट चलाने वाले होते हैं उन लोगों को क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, उनको सब्सिडी प्रदान करता है और टैक्स में छूट देता है। तो इस तरह से जो कर्नाटक का मॉडल है वो भी क्या करते हैं, हमारे एग्रो टूरिज़्म को प्रमोट करने में सहायक साबित हो सकता है। या इस तरह का भी हम जो है मॉडल अपना सकते हैं ताकि हम एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या किया है मैंने कि एग्रो टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, सब जगह पे हमने इसका यूज कर लिया है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे हम कृषि पर्यटन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ाने के कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, वहाँ पे हम एग्रो टूरिज़्म का यूज कर सकते हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट में वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एग्रो टूरिज़्म का। वर्तमान में जो बेरोजगारी की समस्या से निजात पाना है वहाँ पर भी हम एग्रो टूरिज़्म का यूज कर सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट या पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम एग्रो टूरिज़्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करें, यही हमारी जो एक आंसर को या फिर एक क्वेश्चन को कैसे कई जगह पर लिंक कर सकते हैं, जो आंसर राइटिंग होती है हमको यही सिखाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था वो कैसा था आप लोग बताएंगे ज़रूर। आई होप मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इस तरह से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम करूँगा और ये मेरा वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचने में ज़्यादा सक्षम हो पाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक इसी के साथ एंड होता है और आप ज़रूर ये कमेंट करके बताएं कि टॉपिक आज का कैसा था। मुझे तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन लगा दोस्तों। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।